वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी। रीज़न यही था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा फ़ीवर मेरे को कभी नहीं हुआ लाइफ में, इतना गला ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। लेकिन अब पूरी तरह से बॉडी रिकवर हो गई है, पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और मुझे पता है यूपी टेट का पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है और कल को भी सी टेट का पेपर है। तो सी टेट वाले पेपर जिनका होगा उन बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सारा सब कुछ अच्छे से करा रखा है, सारी क्लासेस अच्छे से कराई हैं, चाहे मैराथन सेशन देखें, चाहे 28 क्लासेस की थ्योरी देखें, प्रैक्टिस सेट देखें, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। पहले एनालिसिस भी कराए हैं और अब वाले पेपरों में तो बहुत ज़्यादा हमारे जो कंटेंट है वहाँ से आ रहा था। स्टार्टिंग में जो सीटेट के पेपर थे वहाँ थोड़ा टफ आया, थोड़ा सा लेवल हाई था, जो कंटेंट से नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो जनवरी से पेपर स्टार्ट हुए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट से मैच करता हुआ जो थ्योरी है वो आपकी आ रही है। तो सीटेट वाले बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जिनका एग्ज़ाम कल को है। बाकी यूपी टेट वाले बच्चों को भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी थ्योरी हमने अच्छे से करी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की मैराथन सेशन करे हैं, जिसमें मैंने यूपी टेट के अकॉर्डिंग पूरा अच्छे से आपको कवर अप कराया है। वो आपको अच्छे से देख कर जाना है यूपी टेट में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंगल वीडियो में कवर कराने की कोशिश करी गई है यूपी टेट के सारे, तो वो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक हैं या फिर एंड में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से देख लें। और अगर किसी को किसी वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट में वो कमेंट कर देंगे, मैं पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक उनको भेज दूँगी। या यूपी टेट का प्रीवियस ईयर किसी को नहीं मिल रहा है एक ही क्लास में जिसमें हमने सारा करा है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर यूपी टेट के देख कर जाना बहुत ज़रूरी रहेगा। वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी यूपी टेट वाले बच्चों को। और ये जो आज की क्लास है जिसमें हम 200 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट हमने पहले किए हैं, लेकिन ये दोनों को 200 क्वेश्चन एक साथ ही मैं आपको करा रही हूँ। एक तरह का रिवीजन है, क्योंकि करे हुए क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट आपका रिवीजन होता चला जाएगा। और इन 200 क्वेश्चन को आप यूपी टेट में जब जा रहे हैं साइंस का पेपर देने, उससे पहले ज़रूर देख कर जाएँ। मैं पूरा श्योर हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से रिलेट करते हुए ज़रूर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत सी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं अपना क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बहुत बार हमने करा है रिफ्लेक्शन मेड बाय द प्लेन मिरर, वो हमेशा कैसी होती है। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमेजिनरी, काल्पनिक, सबको पता होगा। यहाँ पर उल्टी इमेज नहीं बनती, यहाँ पर पार्श्व परावर्तित होती है, उल्टा सीधा दिखता है और सीधा उल्टा दिखता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लिटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। ये जो आंखों के रोग हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इनको हम किससे ठीक करते हैं। तो सिंपल सा पता होगा, मायोपिया के लिए हम कॉनकेव यूज़ करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, हिंदी में अवतल और उत्तल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बच्चों के आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, तो सिंपल सिंपल आपको आंसर बताने हैं। मायोपिया आपका निकट दृष्टि दोष होता है और हाइपरमेट्रोपिया आपका दूर दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर देना है आपको। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज। मानव आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर। आपको पता है हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस में हमें इमेज जो मिल जाएगी वो कैसे मिल जाएगी, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में पहले भी समझा रखा है। एक लड़की है, उसके पास बैग है, वो 3 किलो का उसका भार है, उसको लेकर वो सीधी चल रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स, सीधी सी बात है, बैग जो उसने टांग रखा है उस पर नीचे की तरफ लग रही होगी। और जब भी एक कोई इंसान है सीधा चलता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, तो उस केस में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। और उस केस में जो वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क डन ही पूछ रहा है आपसे, तो वर्क डन जो है, कार्य जो किया है, उस केस में वो हमेशा ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि कॉस थीटा में जब हम 90 की वैल्यू रखते हैं तो वो ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो वर्क डन होगा, कार्य होगा, वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताइए, क्या होगा। आंसर आपके आ गए होंगे। 5th का आंसर होने वाला है बी, न्यूटन मीटर जो है वो एनर्जी की इकाई नहीं है, ये तो आपकी वर्क, कार्य की इकाई होती है। कार्य क्या होता है आपका, कार्य होता है आपका, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो न्यूटन मीटर तो आपकी कार्य की इकाई है, एनर्जी की इकाई, ऊर्जा की इकाई ये नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जूल कंटेन्ड इन 1 किलोवाट आवर इज। 1 किलोवाट आवर में कितनी जूलों की संख्या होती है बताइए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। क्या आंसर आपका यहाँ पर आने वाला है? यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 36 इंटू 10⁵ जूल यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि 1 किलोवाट में आपके 1000 जूल होते हैं। अब यहाँ पर घंटे में पूछ रहा है तो हमको इसको क्या करना होगा, 3600 से इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, जिसकी वजह से 36 इंटू 10⁵ यहाँ पर हमारा आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा किया गया कार्य से क्या होता है बताइए। कौन सी एनर्जी जो है घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि घर्षण क्या करता है, किसी चीज़ को रोकता है, और जब रोकेगा तो उससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो काइनेटिक गतिज ऊर्जा है वो जो है शरीर की कम हो जाएगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन, इनमें से कहाँ ये जो डाइजेस्टिव पाचन एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर, तो ये होते हैं। चैट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा लाइसोसोम। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इनको हमने पहले कर लिया है सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यहाँ पर जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है सोडियम का वो 23 बताया है, और नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 46 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो जितने ग्राम में मोल हमें मास दिया है 46 दिया है, और नीचे क्या जाता है उसका एटॉमिक मास जिसे ही हम मॉलिकुलर या मोलर मास बोलते हैं, तो वो सोडियम का 23 बताया है। इसको कट करेंगे तो कितने मोल यहाँ पर निकल कर आ गए, नंबर ऑफ मोल यहाँ पर 2 निकल कर आ गए। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ ZnO, जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर हमें सूत्र बताना है द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। जिंक का एटॉमिक मास जो परमाणु द्रव्यमान है वो 65 है, ऑक्सीजन का 16 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 81 यू आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच आइसोटोप इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन इट्स केमिकल बिहेवियर, किसी तत्व की क्या सम्मति उसके रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करती है। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट के किसी भी तत्व की केमिकल बिहेवियर को जानना है तो हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, हम उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। हम पता करते हैं किससे कि जो उनकी शेल हैं उनमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट शेल में, उसके थ्रू ही हम किसी भी एलिमेंट किसी भी तत्व का रासायनिक जो व्यवहार है वो वहाँ पर हम बताते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रोवैलेंसी को प्रदर्शित नहीं करता है, चैट बॉक्स में आंसर बताइए। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करता, इसको हम अलग से पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि ये शेयरिंग करता है, ये चेन बनाता है, उसको हम अलग से इस वजह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी कार्बन नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चैट बॉक्स में आंसर आपको देना है। कैम्फर जिसको हम कपूर बोलते हैं, जब हम उसको ओपन खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है वो उड़ने लगती है और उसका जो अमाउंट है वो घट जाता है। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, जिसमें जो कैम्फर क्या है वो सॉलिड में है, कपूर आपकी ठोस अवस्था में, और वो सीधी गैस में बन गई है ना, बाहर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो वो गैस में बन गई, उड़ गई मतलब गैस में बन गई, तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनने वाला फिनोमिनन वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो आपका सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, जो रॉकेट होता है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, चैट बॉक्स में आंसर करें। तो वो कार्य करता है आपका मोमेंटम के संरक्षण पर। तो यहाँ पर मोमेंटम को गति नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे हिंदी में संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका रॉकेट कार्य करता है। बाकी न्यूटन के तीसरे नियम पर भी ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर कौन से कथन सही हैं। देखिए
पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना रह सकते हैं? बिल्कुल। पौधे जो हैं खाना जो रात के समय तो बनाते नहीं हैं, तो वो रह सकते हैं। क्या पौधे श्वसन के बिना रह सकते हैं, रेस्पिरेशन के बिना रह सकते हैं? नहीं। जैसे हम हर टाइम ब्रीथ करते हैं, सेम ऐसे प्लांट भी करते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। इसके अलावा ए सी डी आप देखेंगे तो सारे के सारे सही हैं, तो ए सी डी यहाँ पर सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही चाहिए होते हैं प्लांट को। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों ही साइमल्टेनियस एकाएक होने वाली प्रक्रियाएं हैं जो दिन के समय होती हैं। तो ए सी और डी हमारे यहाँ पर सही है, बी ही यहाँ पर हमारा जो कथन था वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जब एक एथलीट डू नॉट कम टू रेस्ट इमिडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू द, जो एक एथलीट होता है जब वो जीत की रेखा पार कर लेता है उसके बाद वो तुरंत विराम अवस्था में नहीं आता, आराम की अवस्था में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन, जो गति का जड़त्व होता है वो कार्य कर रहा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होने वाला है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या है, मोशन में ही रहना चाहती है, गति में ही रहना चाहती है, लेकिन वो रुकने की कोशिश कर रहा होता है। यही हमारा इनर्शिया होता है, जड़त्व का नियम होता है। आप कमेंट बॉक्स में आप बताने वाले हैं चैट बॉक्स में कि ये जड़त्व का नियम किसने दिया है, तो चैट बॉक्स में बताइए कि जड़त्व का नियम जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये किसने दिया है और इसको हम किस न्यूटन के नियम से कहाँ पर इसका यूज़ हुआ है, ये भी आपको चैट बॉक्स में अभी के अभी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिसका आंसर आप चैट बॉक्स में देने वाले हैं। इन सोनार वी यूज, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, बताइए चैट बॉक्स में। सोनार की फुल फॉर्म तो क्या होती है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। रीट, यूपीटेट और जूनियर एडिट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो है ये आपकी सोनार की फुल फॉर्म है। ये समुद्र में यूज़ करी जाती है उपकरणों का पता लगाने के लिए। चैट बॉक्स में बच्चों के लिए आंसर आ रहे हैं कि जो सोनार होता है वो कौन सी वेव्स यूज़ करता है, यहाँ पर होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक जो प्रोड्यूस होता है विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगेन, भूकंप मुख्य झटके की लहर शुरू होने से पहले किस तरह की ध्वनि को उत्पन्न करता है, बताइए जरा चैट बॉक्स में। यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है इंफ्रासाउंड। तो ऑप्शन नंबर बी, अपश्रव्य जो ध्वनि होती हैं जिनकी जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, अर्थक्वेक प्रोड्यूस होने से पहले यही साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, इंफ्रासोनिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बताना है द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन इज एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु जो नियरली वस्तु है वो वहाँ पर उसको सही से दिखाई नहीं देती। तो ये कौन सा रोग होता है, ये होता है आपका दूर दृष्टि दोष। और यहाँ पर देखिए जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। वो उपरोक्त सभी देखिए, लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, इन तीनों का मतलब यही है दूर दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वैन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड इंक्रीज इट, जब हम ध्वनि को तेज़ ध्वनि में बदलते हैं तो हम इसकी, देखिए क्योंकि हम इसको लाउड कर रहे हैं और लाउडनेस डिपेंड करती है किस पर, एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, चैट बॉक्स में आंसर आप बताएंगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर हमें बतानी है क्या होती है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। यहाँ पर आंसर आ रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी घनात्मक। जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है, क्षमता होती है, वो निगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है। द डेप्थ ऑफ द बकेट फिल्ड विद वाटर सीम्स लो, दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका, बताइए चैट बॉक्स में क्या आंसर है। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। इसी की वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कोई भी वस्तु है, छड़ी आपको जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है, वो सब आपका रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी वजह से ये होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, चैट बॉक्स में आंसर देना है आपको। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, बताइए एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल वेवलेंथ। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के ये बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25,
पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? हाउ इज़ द एज ऑफ अर्थ मेजर्ड? बताइए किसके द्वारा हम पृथ्वी की आयु को आंकते हैं? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से हम बताते हैं जो पृथ्वी है उसकी आयु, और कार्बन डेटिंग से हम बताते हैं जीवाश्म, जो बहुत पुराने जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनकी आयु हम कार्बन डेटिंग से बताते हैं, कार्बन 14 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नौली की जो थ्योरम है वो किस पर बेस्ड होती है? जिसमें ये कहा जाता है कि जब पानी जो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो में जाता है तो जो एनर्जी है वो हर जगह कंजर्व होती है। तो ये बर्नौली की थ्योरम किस पर बेस्ड है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, ऊर्जा संरक्षण पर ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूले का समय, इफ़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज रिड्यूस टू 4 टाइम, उसको 4 गुना कर दिया जाता है तो पेंडुलम स्विंग करेगा किस तरह से? ये हमें बताना है वो कैसे स्विंग करेगा। तो आपको पता होगा टाइम और लेंथ का अंडर रूट में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो लेंथ है वो 4 गुनी कर दी गई है, और जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से ये 2 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। जो टाइम है वो भी कितना हो जाएगा हमारा? वो दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जब हम एक चल वस्तु की गति यहाँ पर दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? व्हेन द स्पीड बोलें या वेलोसिटी बोलें ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डबल्स, क्योंकि गति यहाँ पर वेलोसिटी के टर्म में ही होगी। तो वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की डबल कर दी जाती है तो उसकी काइनेटिक गतिज ऊर्जा यहाँ पर हमें बतानी है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये जो v है यही वेलोसिटी है, यही गति है, और उसने बोला गति दुगनी कर दी जाए। गति जो है पहले अगर 1 थी, अब वो 2 कर दी गई, और 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो वो कितना खुलेगा? 4। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जो ये गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है, तो उसका मान हमें बताना है। इफ़ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स देन द वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ये यहाँ पर हमें बतानी है। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि इक्वेटर पर जो अर्थ है उसका जो जी की वैल्यू होती है वो बिल्कुल शून्य होती है, ज़ीरो होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और पोल्स पर, ध्रुवों पर ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है आपकी जी की। उसके ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू घटने लगती है। तो याद रखेंगे, तो जी की वैल्यू सबसे कम कहाँ होती है? इक्वेटर पर, वहाँ पर 0 होती है, और सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर जी की वैल्यू होती है। लेकिन जब हम ध्रुवों पर जा रहे हैं इक्वेटर से तो उस समय भी जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसने उसमें कुछ गैप छोड़ दिए थे, कुछ जगहों को खाली छोड़ दिया था, ये सोचकर कि कुछ एलिमेंट हैं, कुछ तत्व हैं जो बाद में डिस्कवर्ड होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर? तो कौन सा तत्व है जो आवर्त सारणी में बाद में आया? तो ये हमें बताना है। देखिए, क्लोरीन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन ये पहले से थे, तो कौन सा तत्व आया था? वो था आपका जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बताइए चैट बॉक्स में क्या आंसर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट होता है? बिल्कुल, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका गॉस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टेस्ला। और आपको पता होना चाहिए, एक टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के 2 मात्रक हैं, एक तो आपका गॉस भी है और एक आपका टेस्ला है, और एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसका आंसर आप चैट बॉक्स में देने वाले हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर आपका जो सॉल्ट है जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। तो उस केस में जो उसकी पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी? वो वहाँ पर 7 से कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, चैट बॉक्स में आंसर आप देंगे। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं क्या? द हाइड्रो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, कौन सा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं?
ये आपको पता होगा। तो कौन सा रेडियो सक्रिय आइसोटोप है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। ट्राइटियम जो होता है यही हमारा रेडियो सक्रिय आइसोटोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से है। C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, जो ये C3 है और इसमें जो 8 हाइड्रोजन फिल हुए हुए हैं, ये हमें बताना है कि ये किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इसमें सिंगल बॉन्ड से सारे के सारे फिल हो रहे हैं, तो ये आपका होगा एल्केन। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। एल्केन हम इनको बोलते हैं और ये हमने पढ़ रखा है पहले से ही, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर इसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। ये भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले ही चैप्टर से है। अ हाइड्रोकार्बन हैज़ 4 कार्बन एटम, एक हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन के एटम हैं। गिव इट्स मॉलिकुलर फार्मूला इफ इट इज़ एल्कीन, इसका हमें आणविक सूत्र देना है जब ये क्या होगा, जब ये एल्कीन होगा। 4 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ब्यूट बोलते हैं। ब्यूटीन हो जाएगा क्योंकि इसमें ENE है। तो यहाँ पर केमिकल फार्मूला जो एल्कीन का होता है वो मैंने आपको क्या बताया था, वो होता है आपका C, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन एटम है तो C4, और यहाँ पर हो जाएगा H। जितने भी वो बोलता है कार्बन के एटम, वही यहाँ पर 2 N की वैल्यू में रेफर करते हैं, तो मतलब 2 × 4 करेंगे तो 8। तो आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, C4H8। ठीक है, अगर अभी भी ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप जो आई बटन में वीडियो है या लास्ट में आपको मिल जाएगी हाइड्रोकार्बन करके वीडियो, वहाँ आप उसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं और इनकी मैचिंग हमें करनी है। कुछ यहाँ पर हमें साइंटिस्ट के नेम है और उन्होंने क्या क्या खोजा है वो हमें बताना है और उसका सही क्रम हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने क्या बताया है, बताइए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है, स्मॉल पॉक्स की, चेचक के टीके की। लुइस पास्चर ने किसके बारे में बताया है, लुइस पास्चर ने किंडवन फर्मेंटेशन के बारे में बताया है। और जो रॉबर्ट कॉच हैं, इन्होंने एंथ्रेक्स जीवाणु के बारे में बताया है। ये चारों में से एक ना एक साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सही मैचिंग जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में ही मिलेगी आपको, कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने तो आपकी खोज की है पेनिसिलिन की, एडवर्ड जेनर ने जो है वो चेचक के टीके की, लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन किंडवन, और रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जिसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइन मूव, चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसे चलती हैं। देखिए, चुंबक के बाहर जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर जो रेखाएं होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बिल्कुल, बहुत से बच्चों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही नहीं है, ये हमें बताना है। चुंबकीय क्षेत्र जो लाइंस होती हैं वो क्लोज कर्व बनाती हैं। बिल्कुल, ये जो इसमें होता है क्लोज कर्व आपको देखने को मिलता है, यहाँ से यहाँ फिर इस तरह से, तो क्लोज कर्व यहाँ पर बिल्कुल बनता है। डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे से नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल सही है। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल, जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जिस तरह से ये जा रही है, यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो वो उसी की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन वो बताता है। जैसे इस पॉइंट पर है तो टेंजेंट ऐसे जा रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आपकी इसी तरह से होंगी। इस पॉइंट पे है तो टेंजेंट ऐसे जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कुछ इसी तरह से होंगी, ये बात भी सही है। और यहाँ पर ये बोल रहा है लास्ट में, आउटसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो साउथ से नॉर्थ जाती नहीं, वो तो इनसाइड द मैग्नेट होता है, चुंबक के अंदर होता है, चुंबक के बाहर तो नॉर्थ से साउथ होता है। तो यही हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल इज, मांसपेशियों का डायफ्राम जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, आयरिस। तो यहाँ पर सभी बच्चों का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 39 का वो होगा आपका आयरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नियर एंड फार पॉइंट ऑफ अ यंग पर्सन नॉर्मल आई, एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंखों के पास और दूर के बिंदु कितने होते हैं। तो पास का बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु होता है
इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सारे के सारे पहले, और ये सिर्फ आपका रिवीजन है, एक तरह से टेस्ट हो रहा है ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन जो है परमानेंट सेट हो जाएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप। एक मैटर की पदार्थ की वो अवस्था जिसका एक निश्चित आकार नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम है, एक निश्चित आयतन है, तो वो पदार्थ का कौन सा रूप होता है? तो वो पदार्थ का आपको पता होना चाहिए। वो द्रव अवस्था होती है, वो लिक्विड फॉर्म होती है। तो क्रिप्टन, कार्बन स्टील और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस हो गई, ये दोनों सॉलिड हो गए। यहाँ पर जो कैरोसिन है, मिट्टी का तेल है, यही आपका लिक्विड होगा। और लिक्विड में आपको फिक्स्ड शेप, जो निश्चित आकार है, वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको एक निश्चित आयतन, वॉल्यूम जो है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टू रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट इज़ गोइंग अंडर गोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। ये मैंने बहुत बार समझाया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं बहुत डिटेल में हर बार आपको समझाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं समझाएंगे क्योंकि पहले ही बहुत समझा रखा है। निम्नलिखित में से किसके कारण किसी पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है जबकि वह अपनी अवस्था में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? तो ज़्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। 42 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जिसका आंसर आप देने वाले हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ मैटर। यहाँ पर कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है या पदार्थ का कोई एक रूप नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए एटम है, एटम तो बिल्कुल है, ये पदार्थ है। मैटर है, वाटर है, वाटर H2O, इसमें भी आपके मॉलिक्यूल हैं, ये भी एक पदार्थ है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल एक पदार्थ है, मैटर है। लेकिन जो ह्यूमिडिटी है, इसकी ना ही कोई निश्चित आकार, वॉल्यूम है, ना ही आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये मैटर की फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे समर है, वेदर है, रेनी है, तो ये सब कोई मैटर थोड़ी होते हैं, मैटर नहीं होते। मैटर में क्या होगा, कोई आयतन वहाँ पर वो घेर रहा होगा, उसका कोई वेट होगा, उसको आप फिजिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पर इस तरह से नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पदार्थ की एक रूप यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसका आंसर आपको देना है। व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू अ बॉइलिंग वाटर। जो पानी एक उबल रहा है, उसमें जब ऊष्मा की आपूर्ति लगातार हो रही है, देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान कितना होगा, वो आपको मैंने बता रखा है। गुप्त ऊष्मा वहाँ पर चल रही है, तो तापमान जो है वो नहीं बढ़ने वाला है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तापमान जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसका आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे। व्हेन द लिक्विड इज स्पन रैपिडली। जब हम तरल को तेजी से घुमाते हैं तो डेंसर पार्टिकल जो है वो एक तरफ आ जाते हैं, बॉटम में आ जाते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं सघन कण जो होते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो वहीं पर टॉप में रह जाते हैं। तो जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो यह यहाँ पर कौन से सिद्धांत का प्रयोग होता है? चैट बॉक्स में आंसर बताइए, कौन से सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्र प्रसारण यहाँ पर हो रहा है। जैसे हम ब्लड में करते हैं, ब्लड में से लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा, उसको अलग करने के लिए, और उसका जो सॉलिड पार्ट है जिसमें RBC, WBC ये सब हैं, उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक गोल मशीन में सारे जो वो होती हैं, क्या कहते हैं आपकी, जिनमें आपका ब्लड रखा जाता है, वो सारा एक लगा के रख लिए जाते हैं और फिर उसको गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है, प्लाज्मा एक तरफ आ जाता है और जो ब्लड का सॉलिड पार्ट है जिसमें और सारे सब्सटेंस है वो एक तरफ उसमें हो जाते हैं। और यही विधि आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे आप जो मक्खन निकालते हैं, वो सारे के सारे इसी पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जिसका आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे। बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटालॉइड। कौन सा तत्व उपधातु यहाँ पर नहीं है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिल्कुल सारे के सारे उपधातु हैं, लेकिन टंगस्टन तो आपका धातु है, मेटल है, जिसको हम बल्ब के फिलामेंट में यूज़ करते हैं। तो यही यहाँ पर मेटलॉइड नहीं है, उपधातु नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जिसका आंसर आप देंगे। इन टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आयोडीन के टिंचर में विलय और विलयन का पता लगाना है आपको, सॉरी विलायक का पता लगाना है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक क्या होता है, वो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे अगर पानी में मैंने चीनी मिला दी तो चीनी तो आपकी सॉल्यूट है, और जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आयोडीन है वो तो आपका सॉल्यूट होगा, और उसमें जो अल्कोहल है वो आपका सॉल्वेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे।
विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा उपधातु या अधातु, सॉरी उपधातु बोल रहे हैं, अधातु विद्युत का सुचालक है। तो कौन सा नॉन मेटल अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर है, सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है सीधा सा आपका ग्रेफाइट, क्योंकि एल्युमिनियम जो है और गोल्ड जो है ये तो आपके मेटल हैं, सिलिकॉन तो आपका उपधातु है, तो यहाँ पर अधातु कौन है, वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट याद रखेंगे, ये एक ऐसा धातु है जो बिजली का अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है ना, यहाँ पर लिखा भी है, सेल का एक ऑर्गेनल है, एग्जिस्ट एज अ मेम्ब्रेन नेटवर्क दैट एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन देम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका जीवों में एक झिल्लीदार नेटवर्क के रूप में मौजूद होता है जो नाभिक के बाहरी झिल्ली में प्लाज्मा झिल्ली पर तक फैली होती है। कहाँ से, नाभिक से लेके प्लाज्मा झिल्ली तक ये फैली हुई होती है और उनके बीच एक संबंध बनाती है। तो कौन सा कथन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट के बारे में सही नहीं है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट, इट बिहेव एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, ये देखिए, ये जो नाभिक है आपका, न्यूक्लियस है, और इसमें जो कोशिका होती है, बीच में जो द्रव भरा है साइटोप्लाज्म, उसके बीच में एक कनेक्शन बनाने का, प्रोटीन के सप्लाई करने का कार्य करती है। बिल्कुल ये बात सही है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म, ये बात भी सही है, ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इट इज़ अ साइट ऑफ एनर्जी जनरेटर, ये ऊर्जा उत्पादन का एक स्थल हो सकता है, नहीं, ये तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर फीचर नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है, किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसको आंसर आपको चैट बॉक्स में बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत आता है कि कोशिका दे देते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कम या अभी तक आया नहीं है, लेकिन आगे आ सकता है कि आपको न्यूक्लियस दे देगा, आपको जो केंद्रक होगा उसका स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए, इनके लेबलिंग कीजिए, इनके बारे में बताइए, कौन कौन से जो केंद्रक है जो आपकी कोशिका के अंदर होता है, उसके कौन कौन से भाग उसके अंदर होते हैं, वो हमें यहाँ पर बताने हैं। लिखा भी है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये ए क्या है, ये आपका न्यूक्लियोल्स है। क्या है, ये आपका न्यूक्लियोल्स है। यहाँ पर बी क्या है, ये जो धागे से दिखाई देते हैं इनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, तो बी आपका क्रोमेटिन हो जाएगा। सी, यहाँ पर ये जो जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ऐसी ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। डी यहाँ पर क्या है, ये जो इसमें जेल भरा हुआ दिखाई दे रहा है ये है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए हमारा न्यूक्लियोल्स है, बी हमारा क्रोमेटिन है, सी हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और डी हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं। इफ़ द टिप ऑफ द शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यदि गन्ने के पौधे की नोक को खेत से हटा दिया जाए तब भी वह लंबाई में बढ़ता रहता है, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण उसकी कोशिकाएं जो हैं वहाँ पर ग्रो करती हैं, वो होता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जैसे गन्ने को हमने काट दिया यहाँ से बीच में से उसकी नोड से, जब हम किसी को उसकी नोड से काट देते हैं तो वहाँ पर होती है नोड में क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और उनका काम ही क्या होता है, वो भी आपकी ग्रोथ में मदद करती हैं, जो कि आपकी परमानेंट सेल के बीच में होती हैं इंटर कैलरी आपकी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है प्लांटों में, वो आपके टॉप पर पाई जाती हैं, प्लांट में टॉप पर, उसकी टिप पर या फिर उसकी जड़ों की टिप पर, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो होती हैं ये भी आपकी क्या करती हैं, उसकी चौड़ाई में, जो पौधा है वो खाली लंबाई में नहीं चौड़ाई में भी बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। द मोमेंटम ऑफ द बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम फायर्ड फ्रॉम अ गन इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर बतानी है क्लू जूल में। तो ये आंसर आप लोग बताइए, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ इसको सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने पहले आपको इसको सॉल्व कराया है। बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। 20 ग्राम को कन्वर्ट कर लीजिए पहले केजी में, क्योंकि किलो जूल में पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको मोमेंटम संवेग के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P² अपॉन 2m। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रख दीजिए।
तो ये तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जूल में आ जाएगी। बाद में हमें उसे किलो जूल में भी कन्वर्ट करना है, तो उसको 1000 से डिवाइड भी कर दीजिएगा और वहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाना है कितना, ऑप्शन नंबर बी 2.5। यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं करा है, तो जिन्होंने पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 1 से लेके 5 आपको मिल जाएंगे, या लास्ट में मैं आपको उसका लिंक या ऊपर भी लिंक आ रहा होगा, तो उसको भी आप देखकर उनको और डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। द फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ फ्लाइंग बर्ड इज। उड़ते हुए पक्षी के पास कौन सी ऊर्जा होती है? मैंने हमेशा बताया है दोनों ही ऊर्जा होंगी, तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गतिज और स्थिज ऊर्जा दोनों। 53 का आंसर आपका सी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इसको आप करिए जल्दी से और चैट बॉक्स में आंसर बताइए। अ मैन ऑफ मास 50 kg जंप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, हिज पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। बड़े पैमाने पर 50 किलो का एक आदमी 1 मीटर की ऊंचाई तक कूदता है, उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थिर ऊर्जा यहाँ पर हमें बतानी है। फॉर्मूले में रख दीजिए mgh, मास है 50, ग्रेविटी जी की वैल्यू भी 10 दे रखी है, हाइट है 1, तो आंसर निकल कर आ गया 500 जूल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है और मुझे लगता है बच्चों ने चैट बॉक्स में यही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसका आंसर आपको देना है अ माइक्रोफोन कन्वर्ट क्या। ए माइक्रोफोन जो होता है वो परिवर्तित करता है क्या? बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, जिसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये हमें बताना है, तो बताइए ज़रा कौन कौन से कथन इन चारों में से सही हैं और फिर हमारा आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते, वो आपके न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये तो हमारा सही नहीं है। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, बिल्कुल गुणसूत्र जो होते हैं वो आपके गुणसूत्रों के अंदर ही आपके जीन होते हैं, ये बात सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, एक कोश के जीव श्वसन और जनन दोनों करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जैसे आपका अमीबा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल, बिल्कुल कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही तो होता है कि कोशिका में जो पदार्थ आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नियंत्रण। तो बी सी डी तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। तो बच्चों के आंसर भी यही आ रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से देखे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों के आंसर चैट बॉक्स में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर इट इन अ गैल ब्लैडर इज। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से जो पित्तरस होता है उसको ग्रहण करता है और वो कहाँ पर स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है, लेकिन फाइनली उसको ग्रहण कौन करता है, उसको रिसीव कौन करता है, उसको रिसीव करता है कौन, बताइए चैट बॉक्स में आंसर। बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत या क्षुद्रांत बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही सिंपल है। उर्वरक जो होते हैं, फर्टिलाइज़र जो होते हैं, उनमें कौन से पोषक होते हैं, क्रॉप के कौन से न्यूट्रिएंट हमें फर्टिलाइज़र में देखने को मिलते हैं। आपने देखा भी होगा गाँव वगैरह में NPK लिखा होता है, जो वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र के वो जो आते हैं कट्टे वगैरह, तो वो नाइट्रोजन, NPK का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटाशियम। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट बॉक्स में आंसर आपको देना है। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट इज, रेशेदार जिसको हम आपस्थानिक जड़ें भी बोलते हैं, उनका उदाहरण क्या है। जितने भी सीरियल्स होते हैं, चाहे आपका राइस हो, चाहे आपका वीट हो, चाहे आपका मेज़ हो, मक्का हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनमें जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, फाइब्रस होती हैं, आपकी आपस्थानिक होती हैं। बाकी दूसरी प्रकार की जड़ें कौन सी होती हैं, वो आपके टैप रूट होती हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, कैरेट है, ठीक है, मस्टर्ड है, ग्राम है, वो सब सारे उसके उदाहरण हैं। लेकिन मेज़ क्या है, वो आपका रेशेदार है, फाइब्रस रूट है। और क्या क्या एग्जाम्पल हैं फाइब्रस रूट के, जरा चैट बॉक्स में बताएंगे क्या क्या आंसर होंगे। और जी बिल्कुल, यहाँ पर और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं फाइब्रस रूट के, जैसे आपकी जो घास हो गई, बनाना हो गया, बैम्बू हो गया, ये सारे के सारे फाइब्रस रूट के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कम्युनिकेबल डिजीज कॉलरा इज कॉज बाय, जो संक्रमण रोग है हैजा, वो किसकी वजह से होता है, वो कौन से बैक्टीरिया, कौन से जीवाणु की वजह से होता है, बताइए ज़रा आंसर। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, विवियो कैलरी नाम के बैक्टीरिया से आपको कम्युनिकेबल डिजीज हैजा हो सकता है, कॉलरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जिसका आंसर आपको देना है।
चैट बॉक्स में। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन से यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रक्रियाएं हैं। एक्सोथर्मिक क्या होती हैं, जिनमें रिएक्शन करने पर क्या होता है, खूब सारी हीट जो एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। जब पानी और क्विक लाइम की रिएक्शन कराते हैं, चूने के पानी के साथ जब अभिक्रिया होगी, बिल्कुल वहाँ पर क्या होगी, हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब पानी में हम एसिड मिलाते चले जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ पर अम्ल को हम पतला कर रहे हैं, तो उसमें एसिड में हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। पानी में एसिड नहीं डाल रहे, एसिड में पानी डाल रहे हैं, उसको पतला कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल हीट प्रोड्यूस होगी। तभी तो कहते हैं कि पहले पानी लेंगे और उसमें धीरे धीरे एसिड डालेंगे। ऐसा नहीं कि एसिड लिया और उसमें पानी डाल लिया, तो वहाँ पर तो हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो पहली और सेकेंड रिएक्शन दोनों एक्सोथर्मिक है, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो एक सिंपल आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस है। ऐसी सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये तो प्रोसेस हैं, ये नहीं होंगे। फर्स्ट और सेकंड ही यहाँ पर आंसर होने वाला है, तो मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूने के पानी के साथ प्रक्रिया और अम्ल को पतला करने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इवॉल्व, ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश शामिल है। बताइए क्या होता है ऑक्सीकरण। जी, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर आंसर ए भी होगा और डी भी होगा। देखिए जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ कराई, तो मुझे क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये मेरी क्या है, आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये मेरी हो गई क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो गई, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर और ए दोनों ही सही हैं। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बना अभी मेरा, ठीक है, इसको मैंने हाइड्रोजन के साथ, 2 यहाँ से हटा देते हैं, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा, कैल्शियम मुझे अकेला मिल गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, तो रिडक्शन हो गया, और प्लस H2O, यहाँ पर मुझे वाटर मिल गया। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। बी और सी यहाँ पर दोनों सही हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन सही हैं आपके 62 और 63 में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में हमने प्रैक्टिस सेट में भी समझाया है इसको। 64 का आंसर सिंपल सा बताइए, रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में बताना है। H2O हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, तो आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, टमाटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। बिल्कुल ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है बताइए, यहाँ पर तो आंसर ही लिख दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, बताइए आप बताइए कि ब्राइन क्या है, ब्राइन यहाँ पर क्या है बताइए जल्दी से। देखिए ब्राइन क्या होता है, ब्राइन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है जब बहुत ज़्यादा होगा तो वो आपका ब्राइन होता है, और सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल। हिंदी में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि बेस्ट तरीके से मैं बच्चों को समझा सकूं, बता सकूं। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करना है, प्रैक्टिस सेट से इस सीरीज़ से आपको जुड़े रहना है। ठीक है, अभी हमने टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए, फिर अब हम 5 प्रैक्टिस सेट और करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, Na2CO3 10H2O, ये क्वेश्चन चाहे आप इस तरह का देख लीजिए, रीट में भी आया है, यूपी टेट में भी आया है, और पूरे चांसेस हैं जूनियर एडिट में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो बताइए किसका फॉर्मूला है Na2CO3, चैट बॉक्स में 10H2O। जी ये फार्मूला है आपका वॉशिंग सोडा का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, वॉशिंग सोडा का ये फार्मूला है। ये है आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा। चैट बॉक्स में आंसर बताइए कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, 67 में बताइए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। जी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका बेकिंग सोडा का। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, एट विच टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है। चैट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। जी बिल्कुल आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जिस पर हीट करने के बाद जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, एल्युमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्युमिनियम का जो उपयोग है वो खाना पकाने के बर्तन के लिए भी किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन से गुण उसके लिए जिम्मेदार हैं ताकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ यूटेंसिल बर्तन की फॉर्म में। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। जी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी तो उसमें होगी ही, साथ में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से हम एल्युमिनियम के बर्तन बनाते हैं। तो आंसर है यहाँ पर पहला और फोर्थ, मतलब दो इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से हम एल्युमिनियम के बर्तन बनाते हैं, पहला और चौथी प्रॉपर्टी की वजह से। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, अच्छे तापीय चालकता होती है इसकी और उच्च यहाँ पर इसका गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, काफ़ी आगे हम जा रहे हैं और काफ़ी स्पीड से हम इसलिए ही जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं और एक तरह से आपका रिवीजन ही यहाँ पर हो रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा उनकी प्रक्रियाशीलता के आरोही क्रम में दिए गए धातुओं को सही व्यवस्थित करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा है, इसमें इसने ये नहीं पूछा है कि किस तरह से उनका वो होता है रिएक्टिविटी, सिर्फ टेबल की बात कर रहा है। जैसे आपने रिएक्टिविटी टेबल देखी होगी तो रिएक्टिविटी टेबल में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले पोटाशियम आता है, फिर क्या आता है, सोडियम आता है। तो इस फॉर्म में पूछ रहा है, असेंडिंग के इसी ऑर्डर में पूछ रहा है कि जिस ऑर्डर में आपकी रिएक्टिविटी टेबल होती है उसकी उसी का असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले पोटाशियम आएगा, वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर सोडियम आ जाएगा। फिर कैल्शियम आता है, कैल्शियम ऑप्शन में है नहीं, फिर आपका मैग्नीशियम आता है तो मैग्नीशियम आ जाएगा। आयरन तो बाद में आता है, जिंक पहले आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज का सही ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में ही इसी तरह से ये शुरू से अरेंज होते हैं, पहले असेंडिंग मतलब इसी तरह से ये सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन इसी फॉर्म में ये अरेंज होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। कौन सा धातु यहाँ पर चमकदार है ये हमको बताना है। बताइए जरा क्या आंसर होगा। 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो आपका धातु है और ये चमकता है, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 जिसका आंसर आपको देना है, न्यूलैंड रिएक्शन इज कॉल्ड। न्यूलैंड की जो रिलेशन होती है, सॉरी रिएक्शन बोल रहे हैं, रिलेशन, इसको हम क्या कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, बताइए इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये बोलते थे कि जो एलिमेंट हैं उनका जो पहला एलिमेंट है टेबल में अरेंज है और वो जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। यही था लॉ ऑफ ऑक्टेव और यही न्यूलैंड की रिलेशन थी, क्योंकि इसको न्यूलैंड ने ही दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 जिसका आंसर आपको देना है, द टाइम ऑफ मैंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन वर। मैंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, 63 आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु और छवि के बीच की दूरी हमें यहाँ पर बतानी है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये मिरर है, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पीछे इस तरह से मिरर में, प्लेन मिरर में इमेज बन जाएगी। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट 0.25 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी 0.25 मीटर की दूरी पर बनेगी। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। इसका मतलब आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जी यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 जिसका आंसर आपको देना है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी प्रोड्यूस एज अ रियल इमेज। एक वास्तविक वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन वास्तविक छवि बना सकता है। कौन सा मिरर या लेंस वास्तविक छवि बनाता है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये ही दोनों रियल इमेज बनाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स लेंस होता तब भी आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि इन दोनों में ही हमें वास्तविक छवि देखने को मिलती है जिसको हम किसी पर्दे वगैरह पर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76
76 कौन सा कथन यहाँ पर सही है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के बारे में? बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो कथन सही होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट। ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं, यही आपके एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। जैसे कंगारू जो होते हैं वो खाली ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, तो वो आपकी एंडेमिक स्पीसीज हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, जिसका आंसर आपको देना है, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टुवर्ड अ पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज गेट। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को धीरे धीरे उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर लाया जाता है, छवि हमको कैसी मिल जाएगी बताइए। ये कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण में हमेशा जो इमेज बनती है वो आभासी होती है, वर्चुअल होती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बाहर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। डिमिनिश्ड और वर्चुअल आपको पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होती है वो छोटी और आभासी आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको जब प्रैक्टिस सीरीज़ कराई थी वहाँ पर मैंने कराया था। अगर बच्चों को याद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट खींच के इसको सॉल्व करें। फिलहाल मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ यहाँ पर आपको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 2 × 10⁵ जूल जो है वो इसका आंसर होगा। बाकी प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको इसको प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 10 ओम। 2 प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, मतलब सीरीज में है, और जब सीरीज में होते हैं तो सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं आपस में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं और वही इक्विवेलेंट प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बराबर होते हैं। तो ये जो 2 रेजिस्टेंस है जुड़े हुए हैं, इसके बाद जो इक्विवेलेंट, जो जुड़ने के बाद जो प्रतिरोध फाइनल आ रहा है वो कितना है, 10 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध है। R1 + R2 की वैल्यू कितनी है, वो है आपकी 10 ओम। जब हम इन दोनों ही रजिस्टर को सीरीज में समांतर में जोड़ते हैं तो उस केस में यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आता है, 2.54। पैरेलल में क्या हो जाता है, 1/R1 + 1/R2 इज इक्वल टू 1/2.4। इसको खोलेंगे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो नीचे क्या आ रहा है, 12। अब देखिए 12 यहाँ से ही हम पहचान जाएंगे इसको, क्योंकि 10 कब बन सकता है, 5 + 5 से भी 10 बन जाएगा। ये ऑप्शन तो बाहर। 7 + 4 कितना होगा, 11। तो 10 तो आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखिए किसके एलसीएम से 12 बनेगा, 6 और 4 के ही एलसीएम जब आप लेंगे तो वो 12 हमको देगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर आंसर है। आप इनको जोड़ेंगे तब भी आपका यही बनेगा, और जब पैरेलल में भी आप जोड़ेंगे 1/6 + 1/4 को, तो आप एलसीएम लेंगे 12 और ऊपर जाएगा 10, तो फिर से क्या बन जाएगा, ये 1/2.4, और खाली जब हम आर की वैल्यू बताएंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आपका 2.4 हो जाएगा। तो सही है, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही है। डायरेक्ट आप ऑप्शन भी रख कर देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जिसका आंसर आपको देना है, बायोगैस इज़ अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक। बायोगैस जो है, जो पशु का गोबर का केक होता है, उसकी तुलना में बेहतर ईंधन है। क्यों? क्योंकि बायोगैस जो होता है ना वो कम्प्लीटली जल जाता है और कोई रेजिड्यू नहीं देता। तो बताइए क्या आंसर है। आंसर मैंने बोल ही दिया है ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। कायिक प्रबंधन से तात्पर्य नए पौधे के निर्माण से है। जो नए पौधे का निर्माण कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, जी उसमें जो निर्माण होता है वो होता है किससे, स्टेम, रूट और लीफ से। या जैसे स्टेम से किसका हो गया आपका क्या कहते हैं, रोज़ के प्लांट का, है ना। लीफ से किसका हो गया, ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा का। तो ऐसे जब जब नया प्लांट जो है किसी पौधे के बीज से ना होकर उसके अदर बॉडी पार्ट से, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, चाहे लीव हो, उनसे ग्रो करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका कायिक प्रबंधन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, जिसका आंसर आपको देना है। वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर कर दें ज़रूर। ये ना सोचें कि क्वेश्चन सिर्फ हम तक रहें, औरों को भी बता दें, औरों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएट करती है बर्निंग ऑफ कोल से। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बिल्कुल होता है, अम्लीय वर्षा भी होती है,
बिल्कुल जहरीली धातु की मात्रा के साथ राख, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दीज सारी समस्याएं जो हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कोयले, कोयले को जलाने से लेकर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द टेम्परेचर इनसाइड द सोलर कुकर रेंज फ्रॉम। सोलर कुकर के अंदर का जो तापमान होता है वो किस से किस रेंज के बीच होता है, बताइए जरा आंसर क्या होगा यहाँ पर। जी, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से लेके 140 डिग्री सेल्सियस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, द मेन एडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन ओवर डीसी पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, बताइए चैट बॉक्स में क्या आंसर होगा यहाँ पर। यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एसी ट्रांसमिट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। एसी जो अल्टरनेटिव करंट है उसका ट्रांसमिशन होता है विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। एसी में जो करंट है वो क्या होता है, एक दिशा में नहीं जाता, वो दूसरी दिशा में भी जाता है, ठीक है। जबकि डीसी में क्या होता है, करंट जो होता है वो सिर्फ एक ही दिशा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, हवा और पानी में इसकी फोकल लंबाई भिन्न होगी कैसे, कितनी भिन्न होगी बताइए। देखिए बात यहाँ पर अवतल दर्पण की हो रही है और मिरर की बात हो रही है, लेंस की तो हो नहीं रही है। मिरर में तो कोई मतलब ही नहीं बनता मीडियम का, एयर वाटर का, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है उसमें कोई डिफर ही नहीं होगा, तो वो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होगा। 0 यहाँ पर आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। जब एक प्रकाश विरल माध्यम से, जो हल्का होगा, जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व कम होगा, उसे हम विरल बोलते हैं इंग्लिश में रेयरर, वो सघन में जाता है, डेंसर में जाता है, जिसकी घनत्व ज़्यादा होगा, तो बताइए क्या होगा प्रकाश में। तो उस केस में उसकी वेलोसिटी भी घटती है और उसकी वेवलेंथ भी, तरंग दैर्ध्य भी घटता है। तो बी और सी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। लेकिन याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कभी नहीं घटती, वो हमेशा सेम ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है रेयर से डेंसर में जाने में वो घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर तो यहाँ पर है ही, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको उसी स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए, वो तो होती है 3 इंटू 10⁸, और हमें अपवर्तनांक, पानी के अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी है 1.33, उसको रख देते हैं, तो उससे हमें पूरी जो चाल है पानी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर हमें उसका अपवर्तनांक पता है तो हम उससे उसकी चाल को बता सकते हैं, उसकी स्पीड को बता सकते हैं। तो पानी की यहाँ पर है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। एक्सपेंड द एब्रीविएशन GAP, बताइए GAP की फुल फॉर्म क्या होगी। तो यहाँ पर जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गंगा एक्शन प्लान जो है वो GAP की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंगिया एट देयर टिप आर कॉल्ड। ये राइजोपस क्या है, ये फंगाई का एक एग्जाम्पल है जो हमारे ब्रेड वगैरह पर लग जाती है, वो बहुत डिटेल में दिखा दिया है फंगाई का एग्जाम्पल। फंगाई का एक फॉर्म है राइजोपस, इस तरह से ब्रेड में होती है, इसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया है। तो इसमें जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है, ये ऊपर इस तरह से और ये इस तरह से थ्रेड, तो ये आपका दोनों एरो में बताइए क्या कहलाता है। इसको हम बोलते हैं हाइफे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये एग्जाम्पल है किसका, ये राइजोपस जो है ये फंगाई का एक एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, ये आपका स्पोरेंगिया होता है और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, बाद में क्या होते हैं, ये डिस्पर्स हो जाते हैं, ये फूट जाते हैं और यही जो स्पोर्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और ये जो फंगाई आपने देखा होगा ब्रेड पर, फिर क्या होता है, पूरी तरह से फैल जाती है। तो ये हाइफे होते हैं, थ्रेड लाइक जो होते हैं इसमें। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज। ये जो हिबिस्कस का पौधा होता है, जो गुड़हल का पौधा होता है, उसमें जो फूल होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो आपके बिल्कुल बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। बाइसेक्सुअल का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर एक मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो दोनों के दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यूनिसेक्स, न्यूट्रल, वेरी स्मॉल, ये तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर यहाँ पर बाइसेक्सुअल ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजॉरिटी ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। जो अधिकांश कवक और बैक्टीरिया होती हैं उनमें प्रजनन का सबसे आम तौर पर कौन सा तरीका होता है, अभी बताया था, स्पोर फॉर्मेशन। जी हाँ, स्पोर फॉर्मेशन विजाणु गठन ही होता है, जैसे अभी राइजोपस में हुआ था, स्पोर जो है वो डिस्पर्स हो गए थे, तो स्पोर फॉर्मेशन ही फंगाई और बैक्टीरिया में प्रजनन का एक तरीका होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो वो होता है साइटोकाइनिन।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोकाइनिन जो होता है पौधों में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ऑक्सिन क्या होता है, ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो पौधे होते हैं उनका जो फेस है वो सन की तरफ हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से। और जो गिबरेलिन होता है ये आपका किसमें, जर्मिनेशन में मदद करता है। ठीक है, इस तरह से ये सारे हेल्प करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट के अंदर होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज, पौधों में जो एब्सिसिक एसिड होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, इनकी ग्रोथ को इनहेबिट करता है, विकास को बाधित करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि पौधे जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, नहीं, उनकी ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है। तो टू इनहिबिट ग्रोथ उसके लिए कौन सा एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज, जो हमारी सेल है उसमें जो न्यूरॉन है, उसमें जो न्यूरॉन होता है उसकी जो लॉन्गेस्ट फाइबर होती है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से ऐसे करके बना हुआ होता है। तो उसमें जो लॉन्गेस्ट, उसमें जो ये फाइबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये थिंकिंग, जितना भी रीजनिंग वगैरह जो होती है वो हम यहीं पर करते हैं, सेरिब्रम की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, सोचना, थिंकिंग, ये सारा सेरिब्रम का ही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किसके माध्यम से बताते हैं। यहाँ पर n क्या है, कक्षाओं की संख्या। जैसे पहली कक्षा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हम फॉर्मूले से बताते हैं 2n स्क्वायर से। और यहाँ पर n क्या होता है, यही आपकी कक्षा है। पहली कक्षा मतलब n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ पर होंगे 8, क्योंकि 2n के स्क्वायर में रखेंगे, n की वैल्यू 2 होगी, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 जा 8। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी के थ्रू हम बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्षा में, किसी भी एटम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ अ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, हमारे शरीर का जो आकार और संतुलन है वो कौन नियंत्रित करता है। तो जो हमारे ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा होता है, सेरिबेलम, वो नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, जो आधुनिक आवर्त सरणी है उनमें तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही है। जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रोज, 36 पंक्तियों में परमाणु संख्या की वृद्धि के अकॉर्डिंग ही उनको अरेंज किया गया है। पहले उनको एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया गया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको उनके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग ही उनको अरेंज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, जो आवर्त सरणी होती है उसमें जो 36 रेखाएं होती हैं उन्हें हम पीरियड बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाली रेखाएं होती हैं। और जो हमारी वर्टिकल वाली लाइंस होती हैं, जो वर्टिकल वाले कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और याद रखेंगे जो पीरियड्स होते हैं, जो आवर्त होते हैं वो कितने हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7। और जो हमारे ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, वो हैं हमारे 18। ये बात आपको याद भी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 99। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फॉर्म 4 अदर कार्बन एटम। ठीक है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु को बनाने के लिए 4 अन्य कार्बन के जो परमाणु हैं वो एक साथ जोड़े जाते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। खाली अगर मैं पर्टिकुलर इसको उठाऊं तो देखिए, एक कार्बन एटम के साथ 4 अन्य कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने में लग रहा है, देखिए ये स्ट्रक्चर होता है एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक कठोर त्रिआयामी संरचना यहाँ पर ये होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। आर्टिफिशियल फ्लेवर फॉर ऑरेंज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, संतरे के लिए जो कृत्रिम स्वाद है वो किससे होता है, किसकी वजह से हमें ऑरेंज जैसा आर्टिफिशियल फ्लेवर देखने को मिलता है। जितनी भी हम टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें आपका होता है ऑक्टाइल एसीटेट। इसी की वजह से क्या होता है, वो हमको एक ऑरेंज का आर्टिफिशियल फ्लेवर जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हमने ये 100 क्वेश्चन देखे और अब हम आगे 100 क्वेश्चन और देखेंगे और इसी तरह से हमारे जो 200 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हमारा 101 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डूइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी।
गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भी शून्य हो सकता है, ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम जिस पॉइंट से चलते हैं अगर हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं तो ये शॉर्टेस्ट दूरी होगी और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 102 क्वेश्चन है जो कि आपका एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है, इसको हमने पहले बहुत अच्छे से किया है। When a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brake and bring the car to rest in 20 second, then the retardation will be। एक कार चालक है, उसकी जो गति है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये हम मानेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और यात्रा की वो कर रहा है और ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाता है मतलब कार जो है 20 सेकंड लेती है आराम अवस्था आने में। मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग जो है वो बाद में ज़ीरो हो जाता है। तो उस 20 सेकंड में उसमें कितना रिटार्डेशन हुआ, कितनी मंदता हुई। एक्सीलरेशन जब होता है जब फोर्स भी उसी दिशा में है और गाड़ी भी उसी दिशा में बढ़ रही है, तब एक्सेलरेशन होगा। लेकिन रिटार्डेशन कब होगा कि गाड़ी आपकी आगे जा रही है लेकिन जो आपने ब्रेक लगाया वो उसमें विपरीत दिशा में लगाया, तब वहाँ पर रिटार्डेशन हो जाता है। सिंपली नेगेटिव का साइन आ जाता है और फॉर्मूला वही रहता है जो आपका एक्सीलरेशन का होता है, त्वरण का होता है। वो क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितने समय में हुआ, है ना। तो 20 सेकेंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी कितनी है, ज़ीरो। बाद में ज़ीरो हो गया तो अंतिम वेग तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। और आरंभिक जो स्टार्टिंग में स्पीड थी, जो प्रारंभिक वेग था वो आपका 10 था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के -10/20, मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा -0.5। आप सोचेंगे आंसर क्या -0.5 होगा? नहीं, रिटार्डेशन में एक अलग से बाहर माइनस का साइन आएगा और जो हमारा निकल के आया वो था 0.5 माइनस में, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, +0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना रिटार्डेशन हुआ उसका 20 सेकेंड में। हर सेकेंड में कितना रिटार्डेशन हुआ? 0.5 का रिटार्डेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, ये भी आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन है। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो कार है वो किस गति से जा रही है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा में। सारी बात मीटर में होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये जो स्पीड है इसको कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट हम करेंगे इसको मीटर पर सेकेंड में। और उसके लिए हम क्या करते हैं, 5/80 से इसकी 18 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और 18 के टेबल में ये 5 जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कार की स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाई सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक लगाए गए और वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, त्वरण जो उत्पन्न हुआ वो था -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि जब तक वो विराम अवस्था में आई कार, तो उस समय विराम अवस्था आने से पहले कार कितना चली। हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट बॉट टू द रेस्ट। विराम अवस्था में आने से पहले कार कितना चली ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रही हूँ, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 625 मीटर। प्रैक्टिस सेट, फिफ्थ प्रैक्टिस सेट नहीं, सिक्स्थ प्रैक्टिस सेट में हमने इसको अच्छे से समझा है। यहाँ पर जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे, v² = u² + 2as। यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, वो तो ज़ीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 25 है, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 हो जाएगा। और यहाँ पर ये s क्या है? ये डिस्टेंस ही है, वो हमें निकालना है। एक्सीलरेशन हमें पता है -0.5, 2 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1s हो जाएगा। इसको हम उधर ले जाएंगे तो s की वैल्यू जो है वो 625 मीटर निकल कर आ जाएगी। सिंपल, जो मोशन की 3 इक्वेशन है उसमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करके हम जो s है, डिस्टेंस है, वो यहाँ पर हम बता देंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, कैंसर इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कैंसर जो है शरीर के किसी भी हिस्से में ऊतकों की जो अनियंत्रित वृद्धि है उसके कारण होने वाली बीमारी है। तो यह रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है? ये कैसा रोग है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये गैर संक्रमक रोग है, ना कि ये संक्रमक है और ना ही ये जन्मजात है। तो सिंपल सा आ जाएगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, ये कह रहा है जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक ऐसी डिजीज है जो स्प्रेड होती है, जो फैलती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसका जो डायग्नोस है हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एक्सर्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
विच ऑल्सो कॉज द डिजीज़, ये डिजीज़ भी कॉज करता है और इसी को हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर का जो प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है इसको डायग्नोस करने में। तो हमें उस प्रोटीन का नाम ही बताना है जो बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरियम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में होता है, वो कौन सा प्रोटीन है उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबरक्यूलिन। ये जो है यही प्रोटीन होता है जिससे हम इसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ट्यूबरक्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन द पेशेंट इज एडवाइज टू टेक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। द मेन कंपोनेंट ऑफ ORS, तो ORS में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो मुख्य घटक हो जाएंगे ORS में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सुक्रोज और वाटर। आई थिंक सेम ऐसा ही ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा है, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और डी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। आप याद रखेंगे ग्लूकोज, सुक्रोज और वाटर, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए और डी दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कन्वर्टेड टू ओजोन। यहाँ पर आंसर करेंगे आप चैट बॉक्स में, क्या होगा यदि पर्यावरण में जो मौजूद सभी ऑक्सीजन है वो अगर ओजोन में बदल जाए तो क्या हो जाएगा। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट बिकम पॉइजनस एंड किल ऑल लिविंग फॉर्म। यह जहरीला हो जाएगा और सभी जो जीवित हैं उनको मार देगा जब सारी ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 और यहाँ पर आंसर बताना है आपको। If the carbon dioxide content in the atmosphere is increased, then which one of the following would not get affected? यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा प्रभावित नहीं होगा, ये हमें बताना है। गर्मी बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस इन प्लांट वो पक्का प्रभावित होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी वहाँ पर बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो प्रभावित नहीं होगा वो होगा एग्जिस्टेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट, क्योंकि वो गर्मी में ही रहते हैं। तो रेगिस्तानी पौधों का जो अस्तित्व है वो यहाँ पर प्रभावित नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप सॉइल इज बेस्ट फॉर वेजिटेशन। ऊपर की मिट्टी वनस्पति के लिए सबसे अच्छी होती है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं टॉप सॉइल में, जो मुख्य घटक होते हैं टॉप लेयर में, वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल ह्यूमस और मिट्टी के कण जो हैं वो हमें ऊपरी परत में देखने को मिलते हैं। ह्यूमस क्या होता है, जितना भी कचरा वगैरह होता है वो ह्यूमस की तरह काम करता है और पौधों को उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, व्हेन अ कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग। जब हम कॉपर की प्लेट को लंबे समय तक नम वायु में खुली रखते हैं तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है। ये पदार्थ कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी या फोर्थ, ये मिक्सचर होता है आपका कॉपर कार्बोनेट का CuCO3 का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH2। तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की ग्रीन कोटिंग जो है कॉपर पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एनर्जी possessed by a simple pendulum when it is at mean position। एक साधारण पेंडुलम के पास कौन सी ऊर्जा होती है जब वह मीन पोजीशन पर होता है। तो ये मैंने आपको अच्छे से पहले समझाया था। तो उस समय वहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h। एक बॉडी है, एक शरीर है, ऊंचाई h से गिर रहा है। आफ्टर इट हैज़ फॉलन टू द हाइट ऑफ h/2। जब ये आधा आ जाता है हाइट पर, h/2 हाइट पर आ जाता है, तो बताना है इस समय क्या होगा। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे हाफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और लेस पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जब हम कोई वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बढ़ती जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी जो सबसे ज़्यादा ऊपर थी वो घटती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, इसका आंसर देंगे आप। वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द। किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। सिंपल सा अगर आपको कार्य का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और कभी कभी जब हम एंगल की बात करते हैं तो वहाँ पर FD cos थीटा भी हो जाता है। तो ये आपका फोर्स अप्लाइड पर जो बल लगता है उस पर निर्भर करता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, और ये एंगल पर भी डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन और बल के बीच के कोण पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है उस पर ये निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम टू विच द मशरूम बिलोंग। मशरूम को बताना है कि ये कौन से
किंगडम में आती है और इसका अच्छा वर्णन क्या होता है। तो देखिए आपको सिंपल सा एक से ही पता चल जाएगा, सैप्रोफाइट। जो मशरूम है वो सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स और एनिमल को खाते हैं, तो सैप्रोफाइट की कैटेगरी में आता है मशरूम। और ये आपका फंगाई होता है, तो ये यूक्रियोटिक है, याद रखेंगे ये मल्टी सेलुलर होता है, यूक्रियोटिक है। यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है मशरूम के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, अमंग द फ्लोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक एल्गी होता है, एक शैवाल होता है, तो हमें इसके बारे में इसकी विशेषता बतानी है क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसमें फ्लामेंटस प्रेजेंट ऑफ यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो होते हैं वो इसमें होते हैं साइटोप्लाज्मिक, और यहाँ पर पैरोनाइट जो होता है वो भी यहाँ पर उपस्थित होता है, या आप चाहें तो नेट पर देख सकते हैं, तो इसके फीचर वहाँ पर पूरे अच्छे से मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैचिंग है और आपको बताना है कि कौन सी मैचिंग, कौन सा बैक्टीरिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए जैसे लैक्टोबैसिलस बैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दही जमाने के लिए होता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया होता है। राइजोबियम किस में योगदान देता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। और जो वायरस होता है, एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का यहाँ पर सी हो जाएगा, थर्ड का यहाँ पर ए और फोर्थ का डी हो जाएगा। इस तरह के मैचिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं सीटेट वगैरह में भी और अदर एग्जाम में भी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पैरामीशियम हैज़ टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑल अराउंड। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसमें यहाँ पर इस तरह से इसके जो हेयर्स हैं वो इसमें निकले हुए होते हैं। तो हमें बताना है ये इसके मूवमेंट में भी मदद करती हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं, और साथ में जो फूड है वो इसकी ओरल कैविटी में आ जाए वहाँ पर उसको ले जाने में भी मदद करते हैं। तो ये जो यहाँ पर हमें टाइनी लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कैन यू चूज द करेक्ट नेम फॉर द लोकोमोटरी ऑर्गेनल। यहाँ पर हमें इसका नाम बताना है, तो ये होता है आपका सीलिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा, इसे हम सीलिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको स्पेशल अलग से या आई बटन पे लिंक आ रहा होगा अभी आपके लिए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से आप प्लांट किंगडम को अच्छे से समझ जाएंगे। एंजियोस्पर्म जो होता है वो प्लांट किंगडम में डिवाइड होता है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, वो वाले पौधे यहाँ पर आ जाते हैं जो प्रॉपर्ली, जिनकी जो सीड है वो प्रॉपर्ली कवर्ड होती है, और उनमें जो फ्रूट है वो होगा और उनके अंदर जो सीड है वो उनकी प्रॉपर्ली कवर्ड होगी, वो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत बीजी होते हैं। तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म का हमें यहाँ पर फीचर बताना है। जैसे आम है, आम जो है वो एंजियोस्पर्म है, प्रॉपर जो है सीड जो है वो प्रॉपर फ्रूट के अंदर कवर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सीड्स आर कवर्ड विथ कोट एंड आर इन फ्रूट्स, बीज कोट से ढके होते हैं और फलों के अंदर होते हैं, तो ये एंजियोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो हो गए वो, उसमें जो बीज हैं वो आपको बाहर दिखाई देंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गए, तो वो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं, नग्न बीजी होते हैं, लेकिन ये क्या है, आवृत बीजी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, विच अडेप्टेशन ऑफ द फ्रॉग डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द फिश। मेंढक का कौन सा अनुकूलन इसे मछली से अलग करता है। एबिलिटी टू लिव इन वाटर आल्सो, यही यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो लैंड के साथ साथ वाटर में भी रह सकता है, और यही जो है फ्रॉग और जो फिश है उसको अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी में भी रहने की जो इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। जो आपका यौगिक है उसका यहाँ पर कौन वर्णन नहीं कर रहा है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, बिल्कुल कंपाउंड, जैसे H2O, पानी जो है वो एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं, ये बात सही है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल पानी के अंदर जो सारे आपके मॉलिक्यूल होंगे वो H2O के ही होंगे, तो ये प्योर सब्सटेंस होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन, जी हाँ, पानी को आप ऐसे फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन बाय मास, ये गलत है, ये फिक्स प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं, तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास गेट डिसकलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इन एयर। हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है पीतल जो है हवा में फीका पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ये ऐसा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा के अनुसार हमें बताना है कौन से यहाँ पर शुद्ध पदार्थ हैं। आइस, मरकरी, आयरन सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के जो है एटम होंगे या एलिमेंट होंगे या इनमें मॉलिक्यूल होंगे। एक ही प्रकार के जो एटम मॉलिक्यूल हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 9th में हम पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये जो मेथड है ये आपका होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है और सोडियम क्लोराइड उसमें रह जाता है, जिसकी वजह से हम सेपरेट कर पाते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग कैलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। जो क्लोरोफिल है एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कैलेट कंपाउंड है, इसके सेंट्रल मेटल इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है, सेंट्रल मेटल जो होता है वो इसमें मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक एक्सेट्रा इस केमिकली। जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ हैं उनमें आमतौर पर प्रयोग होता है क्वार्ट्ज का। तो ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो होता है SiO2। तो यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। विभिन्न प्रकार की जो वेल्डिंग होती हैं आपने देखी होंगी, है ना, मार्केट में जाते हैं जहाँ लोहे की बहुत सारी शॉप होती हैं, तो वहाँ वेल्डिंग हो रही होती है। तो उसमें जब वो लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो कौन सी गैस उसमें होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। जो समुद्र का पानी है उसकी औसत लवणता हमें बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3.5 जो है वो उसकी सैलिनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज कॉजिंग एजेंट, हम इनको क्या बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पैथोजन। और ये एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में भी और एक दो एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को हम पैथोजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। ये जो कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट हैं ये एक साथ क्या कहलाते हैं, ये आपके एलोट्रॉप्स होते हैं। यहाँ पर इनमें क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन ये क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो ये एलोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय द डिजीज नोन एज कालाजार। तो जो कालाजार नामक रोग होता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे लीवर या यकृत को प्रभावित करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। डिटेल में मैंने इसके बारे में आपको जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे 5th से लेकर 10th तक, वहाँ पर हमने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। देखिए यहाँ पर मैं समझा नहीं रही हूँ, डायरेक्ट आपका रिवीजन करा रही हूँ। इनको डिटेल में हमने प्रैक्टिस सेट में जो हमने पर्टिकुलर 20-20 करके क्वेश्चन करे थे वहाँ पर हमने इनको समझा था। विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंग्रेडिएंट ऑफ गन मेटल। तो गन मेटल के हमें यहाँ पर अवयव बताने हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक भी होता है लिटिल अमाउंट में। यहाँ पर जिंक नहीं लिखा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कॉपर और टिन। ज़्यादा अमाउंट में कॉपर होगा, फिर टिन होगा और फिर आपका जिंक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द आर्टरी इन द रिस्ट वेयर वी कैन यूजली फील द पल्स। कलाई में जो धमनी का नाम है वो हमें बताना है, जिसे हम क्या करते हैं, नाड़ी को महसूस करने के लिए करते हैं आमतौर पर। तो वो जो धमनी होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी होती है रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टरी वो होती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 हु इज़ द प्रेजेंट जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी साइंस में आ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेड्रोस से आप याद रखेंगे, टेड्रोस एडनॉम। यही यहाँ पर क्या है, हमारे जो हैं जनरल डायरेक्टर हैं किसके,
डायरेक्टर जनरल हैं आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, टेड्रोस एडानोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, जीका वायरस वाज नेम्ड आफ्टर द जीका फॉरेस्ट ऑफ विच कंट्री। जो जीका वायरस होता है इसका नाम किस देश के जीका वन के नाम पर रखा गया है। तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पर युगांडा। काफ़ी पहले आपने इसके बारे में जब हम बुक्स में पढ़ते हैं छोटे लेवल पर, वहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले नहीं सकते, तो सॉइल के माध्यम से लेते हैं, मिट्टी के माध्यम से लेते हैं, तो उसके लिए उनको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वहाँ पर होता है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर होंगे ये बताना है, और कौन सा नहीं है वो हमें अलग करना है। एनाबेना बिल्कुल होता है, एनाबीना जो होता है वो उसमें यूज़ होता है, नोस्टॉक जो होता है वो भी होता है, एजोटोबैक्टर जो होता है वो भी होता है। तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा सुडोमोनास। ये यहाँ पर बिल्कुल भी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर ये नहीं है। बाकी आप याद रखेंगे एनाबीना, नोस्टॉक और आपका जो एजोटोबैक्टस है, ये सारे एजोटोबैक्टर जो है ये सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार मैंने इसको समझाया भी है। एक एनिमल है, वो अपने स्टमक को बाहर निकालता है टू ईट द सॉफ्ट मटेरियल ऑफ दूज एनिमल विच आर कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उनके सॉफ्ट मटेरियल को खाने के लिए अपने स्टमक को बाहर निकालता है कौन से एनिमल, जिनकी हार्ड शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। जब ये आफ्टर ओपनिंग द शेल and eating the soft material, the stomach goes back into the body of the animal and to slowly digest the food. The name of this animal is। ये अपने स्टमक को बाहर निकालता है, फिर जब इसको सॉफ्ट मटेरियल मिल जाता है तो अपना स्टमक अंदर ले जाता है और स्लोली डाइजेशन जो है वो फूड का शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमें इस एनिमल का नाम बताना है, ये है आपकी स्टारफिश। तो ऑप्शन नंबर डी या 4 यहाँ पर सही होगा, तारा मछली, स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन क्रोमोजोम विद द हाइएस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन दैम आर रेस्पेक्टली। सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र हमें बताने हैं। तो सिंपल सा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोजोम 1। ये जो होता है क्रोमोजोम 1, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, और जो क्रोमोजोम यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्रोमोजोम 1 है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं, और जो क्रोमोजोम वाई होता है उसमें लोएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ C2 कंजर्वेशन। देखिए C2 कंजर्वेशन वो होते हैं जहाँ पर जितने भी प्लांट्स हो सकते हैं, उनमें चाहे एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। मतलब जैसे जंगलों में नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल घरों में उनको कंजर्व करके रखा जाता है, वो C2 कंजर्वेशन है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे के सारे स्वस्थानी संरक्षण होते हैं, C2 कंजर्वेशन होते हैं। लेकिन जो जियोलॉजिकल पार्क है वो C2 कंजर्वेशन नहीं होता, इन situ कंजर्वेशन नहीं होता। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राणी उद्यान। इसको हम खुद बनाते हैं, तो ये ex-situ है, इन situ ये यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन टू द सीड बैंक, ऑर्चार्ड, टिश्यू कल्चर एंड क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। देखिए ये सब सारे क्या हैं, ये ex-situ के मेथड हैं। इनमें क्या होता है, हम बीजों को संरक्षित कर रहे हैं, अलग से उनके लिए हम क्या बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं, तो वो ex-situ होते हैं जब हम अलग से जगह बनाते हैं। लेकिन इन situ क्या है, वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट वो पहले से ही और वहाँ पर ही हमने उनको कंजर्व कर रखा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे ex-situ कंजर्वेशन के मेथड हैं, सभी ex-situ के मेथड हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, है ना। कौन सा लंग्स कहलाते हैं, एक बार यहाँ पर आग भी लग गई थी, काफ़ी ये न्यूज़ में भी था, तो वो आपके अमेजॉन फॉरेस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पर हैं, ये कौन सी कंट्री में है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन कॉज डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन इन ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में डीएनए क्षति और उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बी। 3 तरह की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ए बी सी। सी तो पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि ओजोन जो है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो अल्ट्रावायलेट ए होती हैं ये क्या होती हैं, ये बहुत ही डीपली हमारी बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट करती हैं। जितने भी रिंकल्स वगैरह फेस पे हो जाते हैं वो अल्ट्रावायलेट ए की वजह से होते हैं। लेकिन जो हमारा स्किन बर्न नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अल्ट्रावायलेट बी की वजह से होती हैं, और यही हमारे जो स्किन में डीएनए है उनको डैमेज करता है। तो अल्ट्रावायलेट बी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ एसोसिएटेड विद, सबको पता होगा, कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ
पदार्थों का उत्सर्जन है उनको नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में हुआ था और ये 1 जनवरी 1989 में पूरी तरह से लागू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकल दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ आर ऑफ डायमीटर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले कणों का व्यास कितना होता है? तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2.50 माइक्रोमीटर वहाँ पर उनका व्यास होता है, डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया था? तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1986। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है, आपके लाइक से सिर्फ एक पॉजिटिविटी मिल जाती है टीचर को, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइसोटोप इज़ मोस्ट डेंजरस टू ह्यूमन बींग। आइसोटोप क्या है ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझा भी रखा है, तो हमें बताना है कौन सा आइसोटोप है जो ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमन बींग के लिए, मनुष्य के लिए। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोंटियम 90 जो है ये आइसोटोप काफ़ी हार्मफुल होता है ह्यूमन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ड्यू टू। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो किसकी वजह से होता है? यहाँ पर CO2 की जो मात्रा है, इसका जो संचय है वो एक्यूमुलेशन जो है CO2 का वो बढ़ जाता है और डिप्लीशन ऑफ O3, यहाँ पर जो O2 है उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की जो परत है वो वहाँ पर टूट जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा और CO2 जो है उसका एक्यूमुलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उस समय जो पृथ्वी का औसत तापमान होगा वो होगा -18 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद सीवेज इज इंडिकेटेड बाय। सीवेज के साथ जो पानी का संदूषण है वो किसके द्वारा इंगित होता है? वो एंट अमीबा के द्वारा इंगित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। कौन सी विश्व की सर्वाधिक समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, ये हमें बताना है। ये साउथ अमेरिका में होती है, इसका नाम है आइकोमिया क्रेसाइप्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आइकोमिया क्रेसाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग। सीवेज के पानी में बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए जो पानी है वो कितना दूषित है, उसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कितने ज़्यादा हैं, वो हम किसके थ्रू मेज़र करते हैं? वो हम करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके थ्रू ही हम बताते हैं कि पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, ग्रीन मफलर स्कीम हेल्प टू रिड्यूस। ये जो ग्रीन मफलर योजना होती है किसको कम करने में मददगारी होती है? इसमें हम पेड़ पौधे लगा देते हैं सड़कों के किनारे, जिससे जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। तो ग्रीन मफलर का संबंध नॉइज़ पॉल्यूशन है और साथ में एयर पॉल्यूशन तो कम हो गए, तो ये दोनों को कम करने में मददगार होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो नर्वसनेस, घबराहट और जो इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, वो जब नॉइज़ पॉल्यूशन होता है तो हमारे अंदर ये होता है कि हमें नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी जो है वो हमें होती है। किस वजह से होती है? सिमुलेशन ऑफ द सीक्रेशन ऑफ एडेनिलिन हार्मोन। यहाँ पर क्या होता है? एडेनिलिन हार्मोन होता है, ये M लिखा है, एडेनिलिन हो जाएगा। ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है वहाँ से सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें नर्वसनेस और इरिटेशन होती है। तो याद रखेंगे एडेनिलिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेंगे, M की जगह N आएगा, एडेनिलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइज एट 95 डेसिबल कैन प्रोड्यूस। 95 डेसिबल पर लंबे समय तक शोर के अगर आप संपर्क में आते हैं तो क्या होगा? सीधी सी बात है, आपको नर्वस टेंशन हो जाएगी, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तंत्रिका तनाव को नॉइज पॉल्यूशन जो है वो इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा और रक्तचाप भी आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक जो है धातु प्रदूषक है? ये यहाँ पर होता है लेड। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर इज जनरली ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ। प्राकृतिक का जो जल होता है उसमें जलीय पौधे और खिलने वाले जो शैवाल की उपलब्ध वृद्धि होती है आमतौर पर डैश की उच्च सांद्रता के कारण होती है। आपने देखा होगा जो ग्रीन एल्गी है वो पौधों में
पानी के अंदर आ जाती है, तो वो किस वजह से होती है, किसकी वजह से, हाई कंसंट्रेशन किसका होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होता है आपका फॉस्फोरस का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्मोक और क्लाउड एट फिल्म एंड ड्रामा स्टेज। फिल्म और नाटक का जो मंच होता है उस पर जो कृत्रिम धुआं होता है या जो बादल है वो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपको याद रखना है, लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। निम्न में से कौन सा रोग जल के दूषित होने से नहीं होता है, ये हमें बताना है। देखिए, जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड ये सब पानी से संबंधित है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है ये जब ब्लड हमारा किसी का दूषित ब्लड हमारे अंदर आ जाता है ना, तो उससे हेपेटाइटिस बी होता है। तो हेपेटाइटिस बी का संबंध कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट अ पर्सन कैन विद स्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट। एक ध्वनि की प्रबलता जिसको कोई व्यक्ति बिना किसी परेशानी के झेल सकता है वो लगभग 80 से 85 डेसिबल की होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था, लाखों लोग, हज़ारों में लोग यहाँ पर जो थे वो मर गए थे। इट टुक प्लेस इन द नाइट ऑफ December 2 या 3 1984 को हम इसको बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉल आउट एनगल्फ्ड भोपाल, बिल्कुल नहीं, ये कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ था, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय और अनाकार है। देखिए, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन साल्ट, इन सब का क्या होता है, एक आकार है, निश्चित शेप है, लेकिन जो ग्लास है वो यहाँ पर नहीं होगा। ये नॉन क्रिस्टलाइन है, इसकी कोई निश्चित आकार, एमोर्फस यहाँ पर प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ अ नोट ऑफ साउंड इज। देखिए, ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था प्रैक्टिस सीरीज में, मैंने ध्यान से देखा नहीं। ये तो पता है कि जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, तो मैंने आंसर बता दिया था ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये तो देखा ही नहीं कि स्क्वायर, जी हाँ, जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। अगर एम्पलीट्यूड दुगना कर दिया जाए तो जो लाउडनेस है वो 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। लाउडनेस ऑफ अ नोट ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तरंग के आयाम के वर्ग के समान अनुपाती होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ए यहाँ पर सही नहीं है, तो वो आपको रिकरेक्ट करना है। द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू द गैस बबल ऑफ। ब्रेड में जो छिद्र होते हैं वो गैस के बुलबुले, कौन सी गैस के बुलबुले के कारण होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट टू कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए जो संयुक्त छोटी रासायनिक इकाइयाँ होती हैं उनकी एक श्रृंखला को हम पॉलीमर बोलते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पॉलीथीन और पीवीसी हैं ये किसका उदाहरण है। कमेंट बॉक्स में आपको पीवीसी की फुल फॉर्म बतानी है, इंपॉर्टेंट है। एक तरह के प्लास्टिक है, तो बताइए पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो किसका उदाहरण है। ये आपका थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये वो प्लास्टिक है जो आसानी से जब हीटअप करते हैं वो पिघल जाती है, शेप चेंज हो जाती है, फिर से सॉलिड हो जाएगी, फिर से हीटअप करेंगे, फिर से जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, तो वो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं। जबकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक में आपके बेकेलाइट और मेलामाइन आ जाएंगे जो आसानी से नहीं पिघलते, जो हमारे स्विचेस, कैबिनेट, उन सब में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड। धातु का वह गुण जिसके कारण वह तार में, लंबे तारों में खींचा जा सकता है, जैसे जो सोना होता है उसको हम पतले पतले लंबे तारों में खींच सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी लचीलापन, डक्टिलिटी। इंग्लिश में याद रखना है डक्टिलिटी, हिंदी में तो आप पहचान जाएंगे। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है, और मेलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम पीट के पतला करते हैं, जैसे एल्युमिनियम की शीट हो जाती है पतली पतली, है ना, लोहे को भी पतली शीट में बनाया जाता है, तो वो मेलिएबिलिटी होती है, आघात वर्धनता होती है। लेकिन डक्टिबिलिटी क्या होती है, जब पतले वायर में उसको खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेप्थलीन बॉल यूज टू रेपेल मोथ एंड इंसेक्ट
इज ड्राइव फ्रॉम, कीट और कीट को दूर भगाने के लिए नेफ्थलीन बॉल का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, ये कोलतार से बनी होती है नेफ्थलीन बॉल। कोल का ही एक रूप होता है कोलतार, और उसी से नेफ्थलीन बॉल जो है वो बनाई जाती है, और जो मॉथ इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको भगाने के लिए इनका यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके अंत संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को क्या कहा जाता है, वो होता है आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, एनिमल हुज नंबर आर रिड्यूसिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन आर। जिन जानवरों की संख्या इस स्तर तक कम हो रही है कि वो विलुप्त होने का सामना भी वहाँ पर उनको करना पड़ सकता है। जैसे डायनासोर हैं, वो विलुप्त हो गए ना, तो उनको विलुप्त होने का सामना करना पड़ा। तो वैसे ही एनिमल्स आपके क्या कहलाते हैं, वो होते हैं आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्तप्राय प्रजातियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 1 मिलियंथ ऑफ मीटर इज कॉल्ड, सिंपल सा है ये, 1 मिलियन हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोमीटर कहलाता है, क्योंकि 10⁻⁶ में आ जाएगा। तो 1 मिलियंथ ऑफ मीटर इज माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, बिना संगठित केंद्रक वाली कोशिका क्या कहलाती हैं, वो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो देखने को नहीं मिलता, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक हैं, और हमारे अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो केंद्रक है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, जब कोशिका का विभाजन होता है तो पहले क्या होता है, देखिए पहले जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर वो डिवाइड होता है, और उसके बाद जो हमारा सेल के अंदर जो द्रव भरा होता है साइटोप्लाज्म, वो डिवाइड होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद हमारा जो साइटोप्लाज्म है, कोशिकीय द्रव है, वो विभाजित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। व्हेन इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पास, द बबल फॉर्म ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल आर एक्चुअली डैश गैस। जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है और बिजली पास की जाती है, तो जो सकारात्मक, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उस पर जो बनने वाले बुलबुले होते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं, तो वो आपके ऑक्सीजन गैस के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर दूसरा पूछ रहा है कि जब निगेटिव टर्मिनल होता है, जो ऋणात्मक टर्मिनल है, उस पर जो बुलबुले बनते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं, तो वो आपके हाइड्रोजन के होते हैं। तो उसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे पॉजिटिव में ऑक्सीजन और निगेटिव में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। एक वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है शंकु और छड़ के बारे में, रोड्स और कोन्स के बारे में। जो हमारी ह्यूमन आई में जो नर्व्स सेल होते हैं, रोड्स और कोन्स, उनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए जो कोन्स होते हैं वो हमें कलरफुल चीज़ें, दिन के प्रकाश को देखने में मदद करते हैं। वो कौन सेल्स जो होते हैं आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो रोड्स होते हैं वो हमें अंधेरे में जब हम आंखें फैलाते हैं तब भी हमें दिखती है ना वस्तुएं, तो अंधेरे में देखने के लिए जो होते हैं वो रॉड सेल्स जिम्मेदार होते हैं। वो रॉड सेल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं आपके किसके, डिम लाइट के प्रति, लेकिन जो कोन्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के प्रति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, शंकु उज्ज्वल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रेस्पेक्टिवली। एक कैमरा और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई छवि। देखिए जो कैमरा होता है उसमें नॉर्मली हमको रियल इमेज मिल जाती है, हमें स्क्रीन पर उसमें इमेज मिल जाती है, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें तो इमेज हमेशा क्या होती है, वो आपकी वर्चुअल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही होगा, वास्तविक और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आवर ड्रेसिंग टेबल आवर लेफ्ट हैंड सीम टू बी राइट एंड राइट हैंड सीम टू बी लेफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम अपने ड्रेसिंग टेबल पर खड़े होते हैं तो हमारा दायां बायां बायां दायां दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इफ़ लाइट फॉल परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर, एक लाइट फॉल कर रही है परपेंडिकुलर प्लेन मिरर पर, देन व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो कौन से एंगल पर ये रिफ्लेक्ट करेगी, देखिए जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सीधी चली गई है, सीधी मतलब या तो 180 डिग्री या 0 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 180 डिग्री। सीधी लाइन क्या होती है, वो 180 डिग्री भी तो बताती है, या फिर 0 डिग्री, 0 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, तो 180 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो हेले कॉमेट्स होता है वो कितने सालों बाद देखा जाता है, वो हर
जो होता है 76 ईयर बाद उसको देखा जाता है हेले कॉमेट को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। और हेले कॉमेट मतलब धूमकेतु, जिसे हम कॉमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 181। देखिए यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, जल्दबाजी में डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया था, लेकिन ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। देखिए जो ये रिएक्शन है आपकी जो फेरिक ऑक्साइड है या फिर आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसकी जब एल्युमिनियम से रिएक्शन कराई, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टेड है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इस सॉल्यूशन में से आयरन जो है उसको अलग कर देगा और ये यहाँ से अपना एक अलग से सॉल्यूशन जो है वो बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये विस्थापन प्रतिक्रिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ना कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेंगे। द सॉल्यूशन टर्न रेड टू ब्लू, इट्स pH इज़ लाइकली टू बी। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका pH की संभावना होनी कितनी है, क्योंकि वो लाल को नीला कौन करते हैं, वो क्षारक करते हैं, बेस करते हैं, तो उनकी pH क्या होगा, 7 से अधिक, मतलब 10 होने की संभावना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड आयरन एग शेल to give a gas that turn lime water milky. The solution contain, चूने के पानी को, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की जो एग की शेल होती है, दूधिया बनाने वाली गैस बनाने के लिए एक खोल कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ प्रक्रिया कराई जाती है। वो उसकी जो ये एग का शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ होती है, इसकी प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है, जिससे हमें लाइम वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसकी वजह से ही लाइम वाटर जो है वो मिल्की वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। जंग लगने से अगर हमें कोई भी फ्राई पैन है उसको बचाने के लिए हम किस पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। हम उस पर ग्रीस भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं, जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो वाटर soluble, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। एक तत्व उच्च गलनांक वाला यौगिक देने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह यौगिक पानी में घुलनशील भी है। तत्व होने की संभावना यहाँ पर बतानी है, तो वो कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द बेसल इज ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड, इट मीन्स दैट, जब खाना हम पका रहे होते हैं तो बर्तन है उसकी जो तली होती है बाहर से काली हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली जला नहीं है, ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है, वही इसका रीज़न होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईथेन है इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है आपका C2H6। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बने हैं। तो आप जब चेक करेंगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो यहाँ पर 7 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, 7 सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, सब चाहिए होता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए जो पायरुवेट है उसको जो टूटता है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल जाती है, तो वो कहाँ पर टेक प्लेस होता है, वो हमारे सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होता है, कोशिका द्रव जो होता है उसके अंदर हमें ये अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारा ऊर्जा संग्रह वाला होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो तो प्लांट में होता है, केंद्रक नाभिक जिसके अंदर हमारा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर जीन है। 190 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन है ये हमें बताना है। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये सेल को विभाजन, जो कोशिका होती है, सेल होता है, उसकी विभाजन में मदद करता है प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन। ये तो प्लांट हार्मोन आपका होगा। इंसुलिन तो पैनक्रियास से रिलीज होता है, थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड से हो गया, एस्ट्रोजन क्या हो गया, ये आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो गया। ठीक है, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो यूनिट होती है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिनैप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, सिनैप। क्या बोलते हैं, सिनैप। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो लंबा से इस तरह से पतला सा दिखाई दे रहा है ये आपका एक्सॉन होता है। क्या होता है, एक्सॉन होता है। और ये जो पतले पतले इस तरह से आपको क्या इस तरह से ब्रोंकली की तरह ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं,
डेंड्राइट्स होते हैं, और इसमें भी क्या होता है, आपके न्यूरॉन में बीच में केंद्रक होता है। तो ये यहाँ पर जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, उसे हम सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथर कंटेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का पार्ट होता है, फूलों का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें जो एंथर होता है, उस एंथर के अंदर क्या होते हैं, उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। देखिए जो प्लांट होता है उसमें ये लंबा सा इस तरह से फिलामेंट होता है, ये आपका एंथर होता है, और इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, एंथर कंटेन पोलन ग्रेन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग करते हैं, वो आपके होमोलोगस सजातीय अंग होते हैं। जैसे हमारा हार्म और कुत्ते का 4 लेग, ये क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हमारा आर्म्स जो होता है सामान को उठाने के लिए, जबकि जो डॉग का 4 लेग होता है वो भागने के लिए। तो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। आवर टीथ और जो एनिमल का टक्स होता है, पोटैटो, ये जरूरी थोड़ी है एनिमल में होगा, प्लांट में भी हो सकता है, पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास। तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द इमेज इज लाइकली टू बी। आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो वो हमेशा प्लेन मिरर में, जिस मिरर में हम रोज़ अपनी शीशे में फ़ोटो देखते हैं, तो वो हमारा प्लेन मिरर होता है, या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। उसी में हमें जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट दिखेगी। देखिए इरेक्ट हमें कॉनकेव मिरर में भी दिख सकती है, लेकिन वो पास आने पे दिखेगी। इसमें बोल रहा है कि जितनी भी हम दूर जाएंगे तब भी, तो उसमें आपका प्लेन या फिर कॉन्वेक्स मिरर ही यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। शब्दकोश में पाए जाने वाले जो छोटे अक्षर हैं उनको पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। देखिए उस केस में हमें बड़ा देखना है, और बड़ा देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उस केस में हम आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वहाँ पर प्रयोग करेंगे। और पास में जाके देखेंगे तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कॉन्वेक्स लेंस का हम प्रयोग करेंगे और फोकल लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द कार। देखिए जो आगे की हेडलाइट होती है कार में, उनमें जो मिरर है वो कौन सा होता है, वहाँ पर हमें बड़ा देखना है। और बड़ा देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर। जो शेविंग वगैरह में जो डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। और जो आपके क्या होते हैं गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगे होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें छोटा देखना होता है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ अ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। नेत्रिका की जो फोकल दूरी है उसमें जो परिवर्तन होता है वो किस क्रिया के कारण होता है, वो हमारी सीलियरी मसल्स जो होती हैं उनकी वजह से होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। बहुत ही अच्छे से मैंने प्रैक्टिस सेट में इसको पूरा समझाया था कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं होगा। बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रिक पावर के जो हैं वो फॉर्मूले होंगे, और कैसे होंगे पूरे मैंने आपको बताया था। तो आप प्रैक्टिस सेट जो 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, और इसको भी मैंने प्रैक्टिस सेट 10 में पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पर पावर कंज्यूम कितनी हुई है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, और उसमें जो पावर है वो 100 वॉट की है। वैन इट इज़ ऑप्टेड ऑन कितने वोल्टेज, 110 वोल्टेज। तो उस केस में हमें पावर बतानी है। पूरा अच्छे से मैंने आपको सॉल्व करके बताया था प्रैक्टिस सेट 10 में। यहाँ पर आंसर कितना होगा, 25 वॉट की जो है वो यहाँ पर पावर होगी। आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, V² R। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए पावर हमें पता है 100 है, V का स्क्वायर 220 का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो निकालेंगे, और उसको यूज़ करते हुए हम क्या बता देंगे, फिर से जो है दूसरे फॉर्मूले में यूज़ करके हम पावर बता देंगे। तो 25 जो वॉट की पावर है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट अ फूड चेन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। देखिए ग्रास को खाएगी बकरी, गोट, और गोट को खाएगा ह्यूमन। तो ये पूरी एक जो है आपकी प्रॉपर चैन बन रही है, फूड श्रृंखला बननी है। बाकी घास, गेहूँ, आम, ये कोई श्रृंखला यहाँ पर नहीं है। ग्रास, फिश, गोट, ये कोई श्रृंखला नहीं है। श्रृंखला यहाँ पर जो फूड चेन बन रही है वो ऑप्शन नंबर बी में बन रही है, ग्रास, फिर बकरी, और बकरी से ह्यूमन हो जाएगा, मानव हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, काफ़ी जल्दी हमने कवर अप करे क्योंकि सारे कर रखे हैं प्रैक्टिस सेट में। सिर्फ एक रिवीजन था ताकि माइंड में परमानेंट सेट हो जाए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।